साथियों नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोगों को एक नोटिस दे देता हूं, प्यारा सा नोटिस ये है कि कल से यानी नेक्स्ट डे से आप लोगों की जो ये क्लास है अब 10:30 में ना लाइव होकर ये 10 बजे ही लाइव होगा। एग्जैक्ट 10 बजे ये क्लास लाइव हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपने अपने दोस्त अपने अपने मित्र को भी ये बात बता देना। और आप बाद में जो इस वीडियो को देखोगे 10 बजे अब आप लोग लाइव रहना, ठीक है? और मेरे दोस्त एक और बात बताऊं कि इसी चैनल पर कल से 2 बजे दिन में मैं रेलवे स्पेशल मैथ्स लेकर भी आऊंगा। तो आप या आपके कोई सगा संबंधी अगर रेलवे की तैयारी करने वाले होंगे तो आप ज़रूर बताना कि रेलवे मैथ्स को लेकर भी अमरजीत सर आ रहे हैं 2 बजे दिन में। तो 2 बजे दिन में रेलवे वाली क्लास होगी और आपकी जो ये टीचर वाली क्लास है ये रात में 10 बजे, यानी आपके टाइम को आधा घंटा पहले कर दिया ताकि आप सभी लोग कंफर्टेबल रहें और ज़्यादा लेट ना हो, ठीक है? तो आइए दोस्त करते हैं इस क्लास की शुरुआत, ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए। तो आइए आज की क्लास का ये पहला सवाल है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करता है यदि एक बाइक का अंकित मूल्य 75,200 रुपए है तो दर्शन को कंपनी से नगद बाइक खरीदने में कितना भुगतान करना होगा। आपको पता है कि नगद भुगतान जैसे ही नगद खरीदेगा तो 5% का डिस्काउंट उसको मिलेगा। अब देखिए एमआरपी है कितना, एमआरपी है 75,200। अगर इस पर उसे 5% का डिस्काउंट मिलेगा इसका मतलब उसे कितना कितना में खरीदना होगा, इसका मतलब उसे 95% में खरीदना होगा, ठीक है? 95% में खरीदना होगा। अब आप देखेंगे 20 से 20 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो या फिर आप ऑप्शन थोड़ा ट्राई कर लो, ठीक है? अब यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि 95 में मेरे दोस्त 19 पचे 95 यानी एक ही पीस 5 है। अब अगर 5 एक ही पीस है तो ये श्योर है कि लास्ट में एक ही जीरो होगा, है ना? 2 जीरो वाला आंसर तो जाएगा नहीं। अब इसमें ये आंसर जाएगा कि ये आंसर जाएगा। तो मेरे दोस्त या तो डीएस लगाओ या तो गुना करो, ठीक है? अब बीपीएससी है तो यहां पर ज्यादा रिस्क लेना चाहते नहीं है और जल्दी से मेरे दोस्त आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो 752 को 95 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करना ही तो तेजी में करो। 5 दूनी 10, 25 और 1 26 और 35 2 37, 9 दूनी 18 और ये 9 पचे 45 और 1 46, 9 सते 63, 63 4 67। अब यहां से देख लेंगे 0 4 4, ये मेरा 1 और ये मेरा 7, यानी 71,440 ये हमें दिख रहा है। और मेरे दोस्त ये किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिखा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है? चलिए एकदम मेरे दोस्त जम करके आप लोग लाइव रहा कीजिए और फिर देखिए कितना मजा आता है काम करने में। ओके, तो चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है। सेकंड क्वेश्चन के अनुसार अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के ऐसे शून्यक हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24। तो हमें कहता है के का धनात्मक मान क्या होगा। अब मेरे दोस्त मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कहोगे क्या? अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो आप सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालोगे, माइनस बी बाई ए तो -4/k नजर आएगा, ठीक है? अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो c बाई ए तो ये भी आपका 4/k हो जाएगा, है ना? अब मेरे दोस्त अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, हमें दिया हुआ क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24, ठीक है? तो आप एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हो। अगर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और बराबर ये 16/k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त? तो क्या किया जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो हमें 24 मालूम है, तो ये हमारा 24 हो गया।
और प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान 4/k मालूम है। अब 4/k मालूम है, आप ही सोचिए, तो यहाँ 4/k रखेंगे तो 8/k आ जाएगा और बराबर ये हमारा हो जाएगा 16/k²। ठीक है, अब क्या किया जाए? तो मैं तो कहूंगा कि मेरे दोस्त सॉल्व मत करो, ऑप्शन रख लो। अगर आप ऑप्शन रखते हो तो तुरंत पता चलेगा कि क्या होने वाला है। मेरे दोस्त 3/4 अगर रखते हैं तो 3/4 यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और 3/4 यहाँ पर रखेंगे तो ये मेरे दोस्त हमारे पास क्या हो जाएगा 6। तो इधर 30 हो जाएगा और इधर हमारे पास मेरे दोस्त 9 रह जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये तो गड़बड़ हो गया। अब देखो ना मेरे दोस्त, अगर के का मान हम 3/4 रखते हैं तो 3/4 नीचे 3 ऊपर 4, नहीं ये बिल्कुल देखो ना के का मान मांग रहा है ना, ऑप्शन ही पुट करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो 3/4 अगर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ 3/4 4 ऊपर जाएगा 32/3, यहाँ 3/4 4 ऊपर जाएगा 64 मेरे दोस्त ये हो जाएगा 9। अब जाके घटाएंगे तो किसी भी हालत में 24 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये तो हमें संभव नहीं लग रहा है। ठीक है, अब रही बात इसकी 1/3 की, यहाँ पर 1/3 रखेंगे ऊपर जाएगा 3 24, तो 24 24 48, यहाँ 1/3 रखेंगे तो 1/9 होगा, 9 ऊपर जाएगा 16 में 144, बिल्कुल भी बराबर नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम इसको रखते हैं तो देखिए क्या होता है, जब k का मान 2/3 रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 24 है और प्लस 8, 2/3 रखेंगे 2 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ 2/3 रखेंगे तो ये 16, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ फाइनली अगर आप देखने चले जाओ तो मेरे दोस्त ये 4 तो हो जाएगा 12 12 और 24 36, यहाँ भी देख लो 4 चौके 16 4 9 में 36, यानी LHS बराबर RHS हो गया। तो यहाँ पर आपने फाइनली k का मान 2/3 जब रखा तो आपने देखा कि LHS बराबर RHS हो गया। तो k का मान 2/3 रखने से अगर LHS बराबर RHS हो गया है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करने चले जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा, खामाखा मूड खराब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, हालांकि इसको मान रखते समय थोड़ा सिंपलेस्ट किया जा सकता था, सिंपलेस्ट करके भी मान रख सकते थे, इतना ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं होता है ना। आप चाहते तो यहाँ काट करके सिंपलेस्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं ये क्या है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 73 ये क्या कहता है, ये कहता है कि रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और वह इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। आप एक काम कीजिए कि आप इसका रियल प्राइस जो है उसे कुछ मान लीजिए। ठीक है, मेरे तो सोचिए अगर हम रियल प्राइस को 100 मान लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, नहीं। अब रियल प्राइस से 15% कम प्राइस पर, यानी मेरे दोस्त ये 85 में खरीदता है। ठीक है, और 10% अधिक मूल्य पर, यानी कि 110 में ये मेरे दोस्त सेल कर देता है। अब 85 का चीज 110 में ये सेल करेगा तो बताइए कितने का प्रॉफिट होगा। रियल प्राइस से 15% कम में खरीदा और 10% अधिक में बेचेगा, तो 85 का चीज 110 में बेचेगा तो मेरे दोस्त ये हो जाएंगे 25 का प्रॉफिट। किस पर? 85 पर, और इंटू 100। आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे 29.41% नजर आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है। यह हमें कहता है कि 5 और 7 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। मेरे दोस्त दो संख्या के बीच हम जितना चाहे परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो संख्या के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। हाँ, रेशनल नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां q डज नॉट इक्वल्स टू 0, वही अपना रेशनल नंबर होता है। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है? एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेमी स्क्वायर है तो भुजा 6 हो जाएगा। इसकी भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, आप लोग बताइएगा। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है मेरे दोस्त,
हमारे पास एक स्क्वायर है। अब एक स्क्वायर के प्रत्येक साइड, एक स्क्वायर के प्रत्येक साइड के मिड पॉइंट, यानी इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, प्रत्येक साइड के मिड पॉइंट, प्रत्येक साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो हमारे पास चतुर्भुज बनता है, आप जानते हैं पी क्यू आर एस। यहां पर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ऑल्सो एक स्क्वायर है, यानी पी क्यू आर एस भी एक स्क्वायर ही है, और इसका एरिया जो होगा वो बड़े स्क्वायर के एरिया का आधा होगा, और सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपके पास कुछ जानकारी मैं दे देता हूं, है ना, आपके पास जानकारी होगा ही, फिर भी मैं रख रहा हूं, देख लीजिए। देखिए अभी आपके सामने हम एक रेक्टेंगल रख रहे हैं, ठीक है, आयत, एकदम ध्यान से देखना। ये आपके पास क्या है मेरे दोस्त, एक रेक्टेंगल है। आप अगर रेक्टेंगल के प्रत्येक साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, याद रखिए ये पी क्यू आर एस जो यहां पर बन रहा है, पी क्यू आर एस, ये एक रोम्बस बन रहा है, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ये भी ध्यान रखना, अगर आप एक रोम्बस, ये रोम्बस यानी समचतुर्भुज, अगर आपने समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से, मध्य बिंदु को मिलाने से यदि आपने एक नया चतुर्भुज बनाया, तो याद रखना यहां पर पी क्यू आर एस जो है, ये हमारा पी क्यू आर एस, ये मेरे दोस्त रेक्टेंगल है। यानी आप अपने दिलो दिमाग में बसा के रखना कि अगर आयत के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिला के जो चतुर्भुज बनाएंगे वो मेरा समचतुर्भुज होगा, लेकिन अगर समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनाएंगे वो मेरा रेक्टेंगल होगा। लेकिन मेरे दोस्त ये भी बात ध्यान रखना कि अगर पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम, एकदम ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, तो ये ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज के अंदर, यानी ये रहा आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में प्रत्येक साइड के मिड पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं तो यहां से जो क्वाड्रिलेटरल निकलता है ये भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। यानी यहां पर पी क्यू आर एस जो होगा ये भी एक पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्या क्या समझ में आ गया कि एक समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से समांतर चतुर्भुज ही बनेगा, लेकिन आयत के मध्य बिंदु को मिलाने से समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से आयत, और वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाने से वर्ग ही बनता है। ठीक है, तो इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। लेकिन हर स्थिति में जो मध्य बिंदु को मिला के जो चतुर्भुज बन रहा है वो बड़े चतुर्भुज से आधे एरिया वाला होता है। ध्यान दो मेरे दोस्त, देखते हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, लीमा के पिता की आयु, लीमा की 4 गुनी है, 4 साल पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। अब आप ये देखिए, लीमा के पिता की आयु लीमा की 4 गुनी, ठीक है, पिताजी हैं और लीमा, एक काम कीजिए, लीमा की एज को 1 मान लीजिए, उसका 4 गुनी ये 4 हो जाएंगे, अच्छी बात है। ये प्रेजेंट में है, ये कहानी कब का है, ये कहानी प्रेजेंट की है। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि 4 साल पहले, 4 साल पहले पिता की आयु लीमा की 6 गुनी थी, लीमा की 6 गुनी थी। अब आप बताइए, प्रेजेंट से 4 साल पहले की बात की जाएगी तो 4 साल लीमा भी घटेंगे और 4 साल पिताजी भी घटेंगे। तो भाई प्रेजेंट से 4 साल पीछे अगर पिताजी भी जाएंगे और लीमा भी जाएंगे
तो मेरे दोस्त इनमें रेशियो में डिफरेंस भी समान नजर आना चाहिए। लेकिन अगर रेशियो में डिफरेंस समान नजर नहीं आ रहा हो तो क्या करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस जो 3 है ना, उससे मल्टीप्लाई मेरे दोस्त नीचे कर दीजिए, ठीक है। और नीचे का डिफरेंस जो आपको 5 दिख रहा है, उससे मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दीजिए। अब आप देखिए डिफरेंस आपको सेम नजर आएगा। 20 प्रेजेंट में और 4 साल पहले 18, 2 की कमी। प्रेजेंट में 5, 4 साल पहले 3, 2 की कमी। और यही जो आपको 2 की कमी नजर आ रहा है, वो एक्चुअल कमी है कितने की? तो मेरे दोस्त वो एक्चुअल कमी प्रेजेंट से 4 साल पहले 4 साल की है। तो यहाँ पर एक रेशियो का मान मेरे दोस्त 2 साल हो। जब एक रेशियो का मान 2 साल हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु मांगा है, तो पिता की वर्तमान आयु, ठीक है। अब देखिए एक का मान अगर 2 है तो 20 का मान क्या हो जाएगा? 40। ये हो जाएंगे 40। वर्तमान में 40 के पिताजी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमें कह रहा है कि सर हम भिन्न के अंश को 50% से बढ़ा दिए और हर को 80% से बढ़ा दिए, तो नया वाला जो फ्रैक्शन है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन का क्या, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन से न्यू फ्रैक्शन का क्या कंपैरिजन है? तो आप एक काम कीजिए, फ्रैक्शन को, ओरिजिनल फ्रैक्शन को कुछ मान लीजिए। अब देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन को हम x अपॉन वाई मान लिए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि जो आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन है, जो आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन है, आप क्या कर रहे हो? अंश को 50% से बढ़ा रहे हो, तो ये 150% हो गया। और आप हर को 80% से बढ़ा रहे हो, यानी मेरे दोस्त 180% हो जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये 5 तिया 15 और 6 तिया 18 और इंटू एक्स अपॉन वाई। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपकी नई वाली फ्रैक्शन है ना, वो आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन का कितना टाइम्स है? 5/6। यानी ये ओवरऑल आपका नया फ्रैक्शन है, जो आपके ओरिजिनल फ्रैक्शन का कितना गुना है? 5/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 5/6। बहुत आसान है, 5/6 टाइम्स, कहीं दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप इसको देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां, एकदम ध्यान से आप लोग देखिए ना, लगातार बने रहिए। आप अपने अपने ग्रुप में, दोस्तों में इस सेशन को शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। और कल से ये सेशन की शुरुआत एग्जैक्ट 10 बजे ही हो जाएगी, 10:30 नहीं, एग्जैक्ट 10, ठीक है। अब देखो 2 रेलगाड़ियां दिल्ली और पटना में, ठीक है, पटना और दिल्ली की ओर चलती है। एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लगता है। कह रहे दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अब समझिए पहले मेरे दोस्त, दिल्ली और पटना की बात हो रही है, एकदम ध्यान से, पटना और दिल्ली की बात हो रही है। अब 2 लोग हैं यहाँ पर, 2 ट्रेन, एक पटना से दिल्ली की ओर चल रहा है और एक दिल्ली से पटना की ओर चल रहा है। हम ये देख पा रहे हैं मिलने के बाद पटना पटना पहुंचने का ये टाइम है, ठीक है, और दिल्ली पहुंचने के लिए ये टाइम है, कोई बात नहीं। अब आप बताइए, जब सेम टाइम पर चलना स्टार्ट किया तो कभी ना कभी तो एक दूसरे को पार करेगा ही, बिल्कुल पार करेगा। अब कह रहे पार करने के बाद जो दिल्ली जाना चाह रहे हैं उनको क्या टाइम लग रहा है? उनको टाइम लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट। और 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता है? आप एक काम करो ना, आप यहीं पर मेरे दोस्त ये 20 में 60 से भाग दे दो, ताकि 1/3 हो जाएगा। फाइनली जोड़ोगे तो 10/3 हो जाएगा। यानी मिलने के बाद दिल्ली तक जाने में 10/3 घंटे का टाइम लगता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलने के बाद जो पटना से
जो दिल्ली से पटना की ओर आ रहे हैं, यानी जो पटना पहुंचना चाह रहे हैं, उनको 4 घंटे 48 मिनट। एक काम कीजिए, 48 मिनट को भी घंटे में बदल लीजिए, 4/5 हो जाएगा 24/5। जोड़ेंगे तो ये 24/5 इतना घंटा नजर आएगा। यानी मेरे दोस्त पटना पहुंचने में 24/5 घंटे का टाइम लग रहा है। अब हमें ये कह रहे हैं कि यदि दिल्ली में चलने वाली ट्रेन की चाल 25 है, यानी दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की चाल जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, तो पटना से चलने वाली ट्रेन की स्पीड क्या होगा, इसको आप x मान लीजिए। मेरे दोस्त यहाँ एक कंसेप्ट बनता है जो आप टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े होंगे, पहले की स्पीड और बटे दूसरे की स्पीड बराबर रूट के अंदर जिसका स्पीड आप ऊपर लिखे हैं उसका टाइम नीचे लिखिएगा। तो देखिए, आप मेरे दोस्त पटना से चलने वाली ट्रेन की स्पीड ऊपर रखे हैं, तो इस ट्रेन का वो टाइम जो मिलने के बाद का टाइम है उसको आपको नीचे रखना होगा। और दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की स्पीड 45 जिसको आप नीचे रखे हैं, तो इसी ट्रेन का मिलने के बाद जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को मेरे दोस्त आपको ऊपर रखना होगा। यानी जिसका जिसका स्पीड ऊपर उसका टाइम नीचे, और जिसका स्पीड नीचे उसका टाइम ऊपर। बस कैलकुलेट करिए, आप कैलकुलेट करेंगे x/45। देखिए होगा क्या, 3 जाएगा ऊपर, 72/50 यानी 36/25, मतलब हो जाएगा 6 और बटे 5। फाइनली x का मान आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। अब आप में से जिसने भी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा मेरे दोस्त, निश्चित तौर पर आपको ये पता होगा। बहुत सारे भाई लोग का आंसर आ रहा है, बहुत सारे भाई लोग का आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए। रेलवे का क्लास 2 बजे, तो अर्जुन बैच 3:30 बजे। अर्जुन बैच का टाइम 3:30 है, तो 3:30 ही रहेगा। हो गया ये। अब मेरे दोस्त आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है एकदम ध्यान से और मजे से इस क्वेश्चन को देखो मेरे दोस्त। पावर सर्च से इंडिसेस से लगातार आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, आधार एक समान है तो गुना में पावर जुटेगा, तो हो जाएगा 2/7। इसकी पावर कितना, -3 -5 -8 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर 2/7 और इसकी पावर कितना, तो आप यहाँ पर इसकी पावर देख रहे हो -3m और +1। ठीक है, अब दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, तो लीजिए -8 बराबर -3m +1। अब 3m इधर आ जाएगा, उधर जाके 9 होगा, तो m का मान फाइनली 3 हो जाएगा, यानी 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जिनका भी 3 आया होगा वेरी गुड। आप घर से लाइव हैं क्या? हाँ मेरे दोस्त, मैं घर से ही लाइव हूं। अच्छे से काम कीजिए और देखिए। अब एक और सवाल आपके सामने आ गया। आइए अब इस सवाल पे बात करते हैं। क्या है ये सवाल? ये मेरे दोस्त ज्योमेट्री का सवाल है। कह रहा है पॉइंट ए बी और सी सेंटर ओ वाले वृत्त पर स्थित है। एंगल ए सी बी है 47.5। तो बताइए लघुखंड ए बी पर बना ए ओ बी का मान क्या होगा? बहुत सिंपल है, देखिए वो कैसे। मेरे दोस्त आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल पर 3 पॉइंट ए बी और मेरे दोस्त सी। ठीक है, कहीं पर सेंटर ले लेते हैं, सेंटर है ओ। ये हमें कह रहा है कि ए सी, ये क्वेश्चन हमें कहा कि सर ए सी और बी, ए सी और बी ये जो एंगल है ये हमारा 47.5 है। तो आप हमें बताइए क्या होगा उस एंगल का मान? ए ओ, यहां ध्यान से सबको देखना है। ए ओ और बी, इस एंगल का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। आपने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा होगा एक कंसेप्ट, किसी आर्क के द्वारा जो एंगल परिधि पर बनता है उससे दुगुना सेंटर पर बनता है ना। तो 47.5 का डबल यानी ये हो जाएगा हमारा 95 डिग्री, है ना, 95 डिग्री। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। बहुत दिन बाद क्लास देख रहे हैं सभी लोग, ऐसे ही लगातार लाइव रहिए और फिर देखिए क्या मजा आता है काम करने में। देखिए ये है आपका सवाल। ये क्या कह रहा है? ये हमें कह रहा है कि सर दिए गए आंकड़ों के, अच्छा दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए कौन सा विकल्प गलत है? मीन बराबर मॉड, या फिर मीन बराबर मीडियन, या मीडियन ग्रेटर देन मॉड, इनमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है?
इसके लिए क्या करना होगा, मीन मीडियन मॉड जल्दी से निकालना होगा। अगर आप मेरे दोस्त अभी मीडियन निकालना चाहेंगे, मीडियन बताइए कितने टर्म हैं, 3 3 6 3 9 3 12 1 13। तो मेरे दोस्त टर्म है 13, यानी पदों की संख्या ऑड। और जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होता है तो वैसी स्थिति में मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है नंबर ऑफ टर्म प्लस 1/2th टर्म, यानी कि सातवां पद, सातवां पद हमारा मीडियन होगा। अब देखिए सातवां पद असेंडिंग ऑर्डर में ही चलिए ना, सबसे पहला है 2 1, फिर मेरे दोस्त 2 को 2 हो गया तो 3 तक आ गए, ये 4 5 6, मेरे दोस्त 6 तक आ गए। मुझे सातवीं पद देखना है, तो 1 2 3 4 5 हम क्या किए हैं, छोटे छोटे पद को काट दिए हैं, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में जा करके सातवां पद देख रहे हैं। तो सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 को 2 है, उसके बाद 3 को 3 है, यानी हम 6 पद तक आ गए। अब अगला ही पद हमारा मीडियन होगा, तो 3 से जस्ट बड़ा पद कौन होगा, तो 3 से जस्ट बड़ा पद 4 हो जाएगा, यानी कि मेरे दोस्त हमारा मीडियन हो जाएगा 4। बनाने के दूसरे तरीके ये हैं कि इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, बांट दीजिएगा 6 6, बीच में आपको 4 नजर आएगा, वही आपके मीडियन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात। अब मेरे दोस्त अब क्या चाहिए मुझे, मीन चाहिए, माध्य। आपको अगर माध्य निकालना है तो माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योगफल, ठीक है, बटे परीक्षणों की संख्या। सब को आप जोड़ेंगे तो 52 नजर आएगा, पदों की संख्या 13 है, तो माध्य आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात माध्यिका, माध्यिका निकाल चुके हैं, बहुलक मॉड निकालिए। अब देखिए कौन सा चरमान सबसे ज्यादा बार आया है, तो हम देख रहे हैं 4 आया है 2 बार, 2 आया है 2 बार, लेकिन 3 1 2 और 3 3 3 बार आया है। सबसे अधिक टाइम्स कोई रिपीट करने वाला है तो 3 है, तो 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, तो हमारा मॉड हो जाएगा 3। तो मेरे दोस्त मीडियन 4 है, मीन 4 है और हमारा मॉड 3 है। ठीक है, तो हमें देखना है कि गलत कौन है। ये कह रहे माध्य और बहुलक बराबर है, क्या आपको माध्य और बहुलक बराबर नजर आ रहा है, नहीं ना, इसका मतलब यही वो ऑप्शन है जो गलत है, यही वो ऑप्शन है जो गलत है। क्या माध्य और माध्यिका बराबर है, हाँ यहाँ माध्यिका और माध्य बराबर है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। माध्यिका बहुलक से बड़ा है, तो माध्यिका का मान 4 है, बहुलक का मान 3 है, तो निश्चित तौर पर माध्यिका बहुलक से बड़ा है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत है, लेकिन बी और सी मेरा सही है। ठीक है, तो इसलिए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुबह से रात तक स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत तो आप ही कर रहे हैं। अरे नहीं मेरे दोस्त, आप काम कीजिए, देखिए फिर क्या होता है। इसको देखिए, किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल 3p² + 4p है, तो बताइए सर इसका nवां पद क्या होगा। मेरे दोस्त जानते हो किसी भी सीरीज का अगर आपको nth टर्म चाहिए तो ये a + n - 1 × d होता है, यानी nth टर्म फाइंड करने के लिए a और d चाहिए। तो अब a और d आएगा कहाँ से, तो देखो कहाँ से आता है, हमें मेरे दोस्त p पदों का योगफल, p पदों का योगफल दिया हुआ है 3p² और प्लस में 4p दिया हुआ है। क्या करना चाहिए हमें, हमें यहाँ पर मेरे दोस्त पहले पहला पद का योग निकालना चाहिए, 3 + 4 हो जाएगा 7। फिर हमें 2 पद का योग निकालना चाहिए, 3 और 2 का स्क्वायर 4 + 4 × p का मान 2, तो ये हो जाएगा हमारा 12 12 और 8 हो जाएंगे 20। जानते हो एक पद का योग क्या होता है, पहला ही पद एक पद का योग होता है, यानी आपका पहला पद पता चल गया है 7। अब दूसरा पद कैसे फाइंड होगा, तो 2 पद के योग में से पहला पद हटा दीजिए, दूसरा पद अपने आप हो जाएगा। तो आप ही देखिए ना, यह 2 पद का योग, इसमें पहला दूसरा दोनों है, तो इसमें से पहला पद 7 हटा दो, तो 20 में पहला दूसरा दोनों पद है ना। 20 जो है इसमें पहला पद भी है और दूसरा पद भी है, तो पहला पद तो तुम 7 जानते हो, तो 20 में पहला पद हटा दो तो दूसरा पद 13 हो जाएगा, तो लो दूसरा पद तुम्हारा 13 हो गया। अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना चाहोगे 13 - 7 यानी तुम्हारा 6 हो जाएगा, T2 - T1 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। बस अब आप इसी को बैठा दो, पहला पद ही तुम्हारा a होता है प्लस n - 1 × d, d तुम्हारा 6 है, लो 7 + 6n और -6, तो 6n 7 में 6 गया तो 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 6n + 1। तो 6n + 1 आप में से जिसका सही है वो सही है।
पढ़ रहे हैं, क्या होगा पता नहीं, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचिए ना, सब अच्छा होगा, है ना। जो गाइडलाइन आपको क्लास के अंदर बताया जाता है आप वो काम करते रहिए, क्योंकि सारा खेल तो मार्क्स का ही है, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, हमें कह रहा है कि 3 कॉइन को एक साथ उछाल दिया गया, कम से कम 2 सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। कम से कम 2 सिक्कों पर हेड आने का मतलब है कि तीनों पर हेड आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखिए 3 कॉइन, जब भी 3 कॉइन की बात आएगी तो आप सबसे पहले इसको एडजस्ट करना सीखो, 3 कॉइन को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो पहले 2 कॉइन को एडजस्ट करने आपको आना चाहिए। 2 कॉइन होगा तो दोनों पर हेड हेड आएगा, या एक पर हेड एक पर टेल आएगा, पहले पे ही टेल दूसरा पर हेड आएगा, या दोनों पर टेल आएगा। ये हुआ 2 कॉइन को एडजस्ट करना। जब भी 3 कॉइन को एडजस्ट करना होगा तो आप इसे रिपीट कर देना, यानी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और मेरे मित्र टेल टेल। अब अगला काम क्या होगा। अब अगला काम यह है कि पहला 4 पर आप हेड चपका दो, पहला 4 पर आप हेड चपका दो, और अगला 4 पर आप टेल चपका दो। चपका दिए। आपको कम से कम 2 पर हेड चाहिए। कम से कम 2 पर हेड का मतलब है कि 2 पर भी हेड चलेगा, जो 2 से ज्यादा पर भी हेड चलेगा। ठीक है। तो कम से कम 2 पर हेड आप देखो, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, और यहां मिलेगा। इसको कहते हैं कम से कम 2 पर हेड। ठीक है। तो कम से कम 2 पर हेड, ऐसा आपको 4 इवेंट, और टोटल इवेंट है 8, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा 1/2, है ना। कितना हो गया, 1/2। बुक लेना जरूरी है मास्टर जी। बुक ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। सुधीर भाई, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो और काम करते रहो। देखो मेरे दोस्त अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखिए ये हमें कह रहा है 9/x² और 4y² में क्या जोड़ना होगा कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या जोड़ना होगा कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये देखिए 9/x², क्या हम इसको 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ। अब मेरे दोस्त क्या हम इसको 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ। a² b² तो है, बस बीच में चाहिए 2ab। तो चूंकि हमें जोड़ने की बात कर रहा है इसलिए +2ab। इसमें कुछ जोड़ने की बात कर रहा है तो a²b² है ही, अगर इसमें कुछ जोड़ना है मतलब 2ab प्लस में लेना है। 2ab प्लस में लीजिएगा तो 2, a का मान हो जाएगा 3/x, और b का मान हो जाएगा आपका 2y। तो यही जो है इसी को जोड़ना होगा। तो मेरे मित्र ये आपका होगा क्या, 12y/x। तो 12y/x इसी को जोड़ना होगा। ठीक है। तो इस प्रकार आपने ऑप्शन नंबर सी आंसर देखा। क्या कहीं से कोई परेशानी है, बताइए। कोई परेशानी है नहीं। अब इसको देखिए ये क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक धनराशि पर 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है। तो बताइए वो धनराशि क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आप ये बताओ 16%, 16% रेट का मतलब क्या है। तो 16% की वृद्धि का मतलब होता है 4/25 की वृद्धि, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो 25 प्रिंसिपल, 4 इंटरेस्ट के साथ 29 का अमाउंट बनाएगा। हाँ या ना। बिल्कुल। अब मेरे दोस्त हम क्या देख रहे हैं, ये बात 2 साल की है। तो पहला साल 25 से 29 हुआ, दूसरा साल में भी ये 25 से 29 ही होगा। तो 2 साल में कितना हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये 625 और ये 841। अब यही जो 841 का अमाउंट आपको नजर आ रहा है वो मेरे दोस्त अमाउंट कितना दिया हुआ है, 3364। आप ध्यान से देखो मेरे मित्र ये 4 गुना नजर आएगा। तो जब आपका अमाउंट 4 गुना है तो प्रिंसिपल भी 4 गुना हो जाएगा। तो 625 का 4 गुना ये आपका 2500 हो जाएगा। सो सिंपल, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्वेस्ट है
अच्छा ठीक है, जरूर जरूर पूरा होगा मेरे दोस्त, जरूर पूरा होगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त, आप यहाँ देख सकते हो √2 + 1 का होल क्यूब बराबर a + b√2। हमें कह रहा है कि ए और बी का सही संबंध क्या होगा, इस ऑप्शन में सही रिलेशन क्या होगा। आप एक काम कर लो ना, पहले मेरे दोस्त a + b का होल क्यूब कर लो। a + b का होल क्यूब करोगे, एक क्यूब √2 का क्यूब करोगे 2√2 हो जाएगा, प्लस बी क्यूब तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a² 3a² b तो ये हमारा 6 हो जाएगा, प्लस 3ab² तो ये हमारा 3√2 हो जाएगा। और बराबर मेरे दोस्त देखोगे a + b√2 मिलेगा। अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए 6 और 1 7, ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, 6 और 1 7 और 2√2 3√2 ये हमारा हो जाएगा 5√2 बराबर a प्लस ये हो गया हमारा b√2। अब यहाँ से देख लीजिए, a मेरे दोस्त हमारा कितना है 7 और b हमारा कितना है 5, तो a हो गया 7 b हो गया 5 बराबर 2। एकदम मेरे दोस्त यही रिलेशन हमारा सही है, यही रिलेशन सही। अब a का मान 7 और b का मान 5, बाकी कोई रिलेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, एकदम बाद में भी देखते हो तो लाइक क्विक का बटन जरूर प्रेस किया करो, ठीक है भाई। और लाइव जब बंद हो जाए ना तो अपना एक प्यारा प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर किया करो, ठीक है। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, बाजार समिति सेंटर पर अपना जो तीसरा सेंटर बाजार समिति है, तो बाजार समिति मेन गेट के पास जो सेंटर है वहां पर 1 to 5 का पीआरटी का नया बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो बाजार समिति में पीआरटी का नया बैच स्टार्ट हुआ है। आप सभी लोग जो भी पीआरटी की प्रिपरेशन करने वाले हो, नए बैच का वेट कर रहे हो, ठीक है, आप अपने नज़दीकी सेंटर बाजार समिति वाले सेंटर पर जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। मेरे दोस्त ये देखो sin 30 cos 45 sin 60, ये cos 30 sin 45 और cos 60, ये तो बहुत सिंपल, ये तो वैल्यू है, वैल्यू वाली क्वेश्चन को तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये देखिए 1/2 है, प्लस cos 45 आपका 1/√2 है, और sin 60 जो है वो आपका √3/2 है। अब नीचे आप देख लीजिए, ये आपका √3/2 हो गया, cos 30 sin 45 1/√2 हो गया, और मेरे दोस्त cos 60 आपका 1/2 हो गया। तो कहीं ना कहीं आप यही चीज़ तो देख पा रहे हो। आप कहोगे हाँ सर देख तो रहे हैं, आप एलसीएम ले लीजिए ना, इससे अच्छा एलसीएम लेंगे ना तो मेरे दोस्त 2√2 एलसीएम होगा, तो यहाँ आपके पास √2 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा, और मेरे दोस्त यहाँ पर आपका √6 आ जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हो। अब नीचे देखो, मुझे लगता है कि एकदम ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। अब नीचे मेरे दोस्त आप देखोगे फिर 2√2 एलसीएम आएगा, यहाँ पर आपका √6 हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे -2 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे ये √2 हो जाएगा। क्या किया जा सकता है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम थोड़ा सजा सकते हैं। ओके, क्या सजा सकते हो, अब ये देखो ना, अगर हम ऊपर में अगर इसको हम ऐसे लिख दें 2 + √2 और मेरे दोस्त ये -√6, ये हो गया, और नीचे अगर देखा जाए तो इनको हम √6, ठीक है, या फिर आप ऐसा करो माइनस कॉमन कर लो। माइनस अगर आप कॉमन करते हो तो क्या होगा मेरे दोस्त, माइनस कॉमन करने के बाद, ठीक है, ये आपका 2 और प्लस √2 ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 जो है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो चीज़ यहाँ है यही चीज़ यहाँ है, कैंसिल आउट हो गया। फाइनल आंसर आपका -1 आ गया। जिनका भी -1 आया होगा वेरी गुड, जिनका भी -1 आया होगा वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेरे दोस्त कैलकुलेशन तो आपको करने होंगे, ढंग से करना होगा, ढंग से करना होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्या कहता है, ये कहता है कि बेची गई 200 लॉटरियों की टिकट में से 10 टिकट ऐसा है जिस पर इनाम है। यदि मोनिका ने एक टिकट खरीदी हो तो उसे इनाम जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब देखो हमारे पास 200 टिकट है, अब 200 टिकट में 10 ऐसे टिकट हैं जिन पर इनाम की राशि है।
यानी 190 टिकट जो है वो फॉल्स टिकट है। अब एक लड़की एक टिकट खरीदती है, हमें पूछा गया इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि लड़की इनाम जीत जाएगी। अगर लड़की इनाम जीत जाएगी इसका मतलब क्या है, लड़की इनाम तभी जीतेगी जब उसका टिकट इस 10 टिकट में से कोई एक होगा, क्योंकि 10 ही टिकट पर इनाम है, बाकी तो फॉल्स टिकट हैं। अब चूंकि वो लड़की इनाम जीत रही है, इसका मतलब उसका टिकट जो होगा वो इन्हीं 10 टिकट में से कोई एक होगा। ठीक है, लेकिन उसने खरीदा था किस, है ना। लेकिन मेरे दोस्त बटे में टोटल टिकट, तो टोटल हमारा हो जाएगा 200। यानी सिंपल सिंपल आप कह सकते हैं 1/20। लड़की तभी जीतेगी जब उसका टिकट 10 में से कोई एक होगा, बटे टोटल टिकट आपका 200। तो सिंपल सिंपल आपका आंसर हो जाएगा 1/20। तो चलिए 1/20 आप में से जिन्होंने लाया होगा उनका आंसर सही है। अब 1/20 का मतलब क्या है, तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 गुने 10। अब एक में 2 से भाग देंगे तो 0.5 होगा, अभी भी बटे में 10 है, इसका मतलब क्या है कि 0.05 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या नहीं तो ऑप्शन में डेसिबल हटा लो, 1/20 जहाँ होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/20 आपका आंसर था, डेसिमल हटा लेते तो 1/20 यही हो जाता। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये हमें कह रहा है कि एक मीनार की छाया जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो छाया से 10 मीटर लंबी पाई जाती है जो 60 डिग्री उन्नयन कोण पर बनती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। आप जानते हो छाया तब बढ़ती है जब एंगल घटता है, और जब एंगल बढ़ता है तो छाया घटता है। उसने क्या लिखा है, उसने स्पष्ट कहा है कि मीनार की जो छाया है जब 45 डिग्री का कोण है तो उस छाया से 10 मीटर ज्यादा बन रहा है जो 60 डिग्री कोण पर बनती है। स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा बड़ा एंगल जब रहता है तो शैडो छोटा बनता है। अब जैसे देखिए मीनार है, जिस वक्त मेरे मित्र 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा उस वक्त उसकी जो शैडो होगी वो इतनी ही बनेगी, इतनी ही बनेगी। लेकिन जैसे ही एंगल 45 होने का मतलब है कि सूर्य जो है वो दूर जा रहे हैं, है ना, और इस जिसके कारण इसका एंगल अब 45 बनने लगा। एंगल 45 बनेगा तो शैडो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये 45 हो गया। देख रहे हो, 60 से 45 एंगल जैसे ही होगा वैसे ही शैडो बढ़ जाएगा। हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया है, आप हाइट एंड डिस्टेंस बाय अमरजीत सर सर्च कीजिए ना, इसी चैनल पर आपको 4 घंटे की वीडियो मिलेगा, आप देख लेना, आपको अच्छे समझ में आएगा ये सब कंसेप्ट। ठीक है, तो मेरे दोस्त कितना ज्यादा कितना लंबा शैडो बन रहा है, तो आप देख रहे हो 10 मीटर आपको लंबा शैडो बन रहा है। ठीक है, तो आप एक काम करो, 60 डिग्री के लिए लंब कितने, √3, आधार कितने 1, 45 तो बस ये कहता है कि जितना बड़ा लंब है उतना ही बड़ा हमारा आधार होगा। तो लंब अगर √3 है तो आधार भी √3 हो जाएगा, है ना। तो मेरे दोस्त ये √3 पूरा जिसमें ये 1, तो ये हो जाएगा आपका √3 - 1। किसका मान हमसे मांग रहा है, हमसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, तो मीनार की ऊंचाई तो हमारा √3 है। अब देखिए हमें जो 10 मालूम है वो √3 - 1 का मान मालूम, √3 - 1 का मान जो है वो 10 मीटर मालूम है। अगर एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 10/√3 - 1, रेशनलाइज करेंगे तो 5 × √3 + 1 हो जाएगा। ये एक का मान निकला है, लेकिन मुझे तो चाहिए हाइट, हाइट हमारा √3 है, √3 का मान, जब एक का मान इतना तो √3 का मान क्या होगा, √3 का मान निकालने के लिए इसमें √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब √3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 5, √3 × √3 3, और √3 × 1 हमारा √3 हो जाएगा। तो यही मेरे दोस्त मीनार की ऊंचाई हो गया। ये हमारा कहाँ है, क्या कहीं किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको, बोलिए, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। महाभारत बैच न्यू और यही लास्ट बैच महाभारत बैच न्यू बैच है मेरे दोस्त, आप इसके लिए कंफ्यूज मत हो। एक बच्चे लिख रहे हैं कि यही लास्ट बैच है अरे दोस्त महाभारत बैच उसके लिए लास्ट बैच है जिसने महाभारत बैच परचेज किया है, लेकिन जो महाभारत बैच परचेज नहीं किया है, ठीक है, आप में से जो नए बैच का वेट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि महाभारत अभी अभी शुरू हुआ है, इसलिए आप महाभारत बैच के अंदर ज्वाइन करके अपना काम कीजिए।
और किसी प्रकार की कंफ्यूजन में मत रहिए। महाभारत बैच के अंदर जो एक्स्ट्रा वीडियोस दिख रहा है ना, वो कॉमन पेपर का है, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूजन में ना रहें। चलिए अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, 400 मीटर की दूरी तय करने 400 चक्करों में कितना दूरी तय करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त एक चक्कर में कोई पहिया उतना ही दूरी तय करेगा जितना उस पहिए का सरकमफेरेंस होगा, और सरकमफेरेंस पाई डी ही तो होता है। डी है हमारा 4 मीटर, तो हो जाएगा 4 पाई मीटर, यानी एक चक्कर में 4 पाई मीटर की दूरी तय करेगा। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 400 चक्कर लगाएगा तो क्या होगा। तो मेरे मित्र 400 चक्कर जब भी लगाएगा ना, 4 पाई और इंटू 400, यानी कि 1600 पाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, 1600 पाई। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ध्यान से आप लोग देखिए मेरे दोस्त, ये एक शानदार रिजल्ट है। मैं तो कहूंगा इस रिजल्ट को ही आप ध्यान रखना। कभी भी ऐसा आपको दिख जाए, ठीक है, कि मेरे दोस्त एक ही बेस पर एक मीनार यहां और एक मीनार यहां खड़ा नजर आए, ठीक है, इसके शीर्ष को इसके जड़ से और इसके शीर्ष को इसके जड़ से मिला दिया, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। अगर ऐसा कभी भी आपको नजर आया तो यहां इन तीनों में रिलेशन होता है 1 अपॉन इस पिलर का हाइट और 1 अपॉन इस पिलर का हाइट बराबर 1 अपॉन बीच वाले पिलर का हाइट। ये सिमिलैरिटी से आता है, इसलिए इसको याद रखना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये बेहतरीन रिजल्ट है, एनसीईआरटी का रिजल्ट है, ध्यान रखना, इसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या है। अब आप देखिए, ये हमें कहता है किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 180 है। आप बताइए, सप्ताह के 7 दिन, अब 7 दिन का एवरेज है 180, तो योगफल क्या हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। अब इसमें से अगर आप 6 दिन का योगफल हटाएंगे तभी तो मेरे दोस्त, तभी तो संडे का आएगा। आप कहोगे हाँ सर, क्या करें, अब इसमें से एक को घटाना होगा। अब इन सब को ऐड करना है। अब इन सब को ऐड करने के बाद क्या आएगा, तो 7 7 5 बार, यहाँ देखिए 5 5 10 5 15 5 20 20 और 2 मेरे दोस्त 22 हो जाएगा। फिर देखिए 8 2 10 6 16 16 7 23 23 1 24 25, ठीक है, और 25 और 2 मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 27। यहाँ देखिए 3 4 5 2 7 1 8, 8 और 2 हो जाएगा 10, यानी मेरे मित्र 1072। जैसे ही आप इसको घटाने जाएंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे दोस्त ये 15 में 7 गया तो 8 हो जाएगा, और ये 11 में 10 गया तो 1, यानी फाइनली आपको 188 घटता नजर आएगा। 188 देख लो, 188 आ रहा है या 178 आ रहा है, 188। ठीक है मेरे दोस्त, आप चलते हो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये हमें कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 30 दिनों में, वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। ए काम शुरू करता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत आसान है। अब ये देखिए, ए ने किसी काम को 12 दिन में और मेरे दोस्त बी ने उस काम को 30 दिन में खत्म करने की बात किया है, तो वो काम कितना रहा होगा। इन दोनों का एलसीएम 60, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 2 काम। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, पहला दिन ए, फिर से बी, फिर से ए, फिर से बी, फिर से ए, फिर से बी, यही सिलसिला चल रहा है। तो बताइए काम कितने दिन में होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक एक दिन है, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी आएगा, तो मेरे मित्र 2 दिन की साइकिल होगी, और 5 2 7 काम हो जाएगा। मेरा काम है 60, बताओ 8 गुना काम, 8 गुना काम है तो 8 गुना समय भी लगेगा, यानी 16 दिन, और हमारे पास 56 काम कंप्लीट हो जाएंगे। अब काम कितने बचेंगे, 4, बारी बारी से बुलाएंगे। तो मेरे मित्र हमारे पास 4 काम बचे हैं, और पहला दिन कौन आएगा, जो शुरू किया था,
शुरू तो हमारा ए ने किया था, ए आएगा, कितना टाइम लगेगा, करना है 4 काम, ए की क्षमता है 5, 4/5 समय लगेगा। यानी ओवरऑल हमारा जो समय होगा अभी वो 16 सही 4/5 हो जाएगा, और 16 सही 4/5 ऑप्शन नंबर सी है, यही सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। धमाक, गुरुदेव धमका रहा है। अरे कौन धमका रहा है हैं? कोई बात नहीं है, धमकाने दो, कमेंट के अंदर क्या करोगे भाई, लोग एक से एक हैं, धमकाने दो। अब ये देखो, ये मेरे दोस्त हमें क्या कहा गया है, ये हमें कहा गया कि सर एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष हम दे देते हैं, आप उस चतुर्भुज का एरिया बताइए क्या होगा। मैंने आपको कल बताया था इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट को एज इट इज लिख दीजिए, ये 3,2 है, दूसरा पॉइंट 5,4 है, और तीसरा पॉइंट हम देख पा रहे हैं 7,-6 है, और अगला पॉइंट हमारा -5 और -4 है। तो इस तरीके से आपने 4 पॉइंट देखा, -3,2, 5,4, 7,-6, -5,4। अब आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, अब आप एक काम कीजिए, पहला पॉइंट को सिर्फ रिपीट कर लीजिए, पहला पॉइंट को आपने रिपीट कर लिया। अब कुछ नहीं, एरिया फाइंड कीजिए। अब मेरे दोस्त एरिया अगर फाइंड करना होगा तो 1/2, देखिए कैसे कहानी होगा, 5 दूनी 10, उसमें घटाना है -12, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखिए 7 चौके 28, उसमें घटाना है -30, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखना ये मेरे दोस्त आपका क्या है 30, और इसमें घटाना है -28, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका हो जाएगा 12, 12 में घटाना है -10, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो 1/2 हो गया, ये क्या होना है, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 58, ये हो जाएगा 58, और ये हो जाएंगे 22, तो 22 और 22 हो गया 44, 58 58 हो गया 116, यानी मेरे दोस्त ये हमारा 160, तो ये फाइनली 160, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर 80 हो गया। आप में से जिनका भी 80 आया होगा बहुत अच्छा रहा होगा। सर इस बैच को दिन के टाइम में लाइव कीजिए, नहीं मेरे दोस्त, दिन के टाइम में बिल्कुल भी समय नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि इसके टाइम को हम थोड़ा थोड़ा नीचे करेंगे, है ना। कल से ये 10 बजे लाइव होगा, तो जब ये 10 बजे लाइव होगा तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। 10 बजे करेंगे, 10 बजे उसको लाइव करेंगे कल से। अब आप इसको देखो कि ये क्या है मेरे दोस्त, ये कहता है पहले 20 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। अब आपको ये बात पता होना चाहिए 1 3 5 7 डॉट 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 एन टर्म्स, याद रखना प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योगफल n² होता है। तो प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्या का योगफल जो होगा वो 20 का स्क्वायर 400 होगा। किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, है? अब देखो ये क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर रिमाइंडर इतना इतना और इतना प्राप्त हो रहा है। अब ये देखिए ना, वो बड़ी सी बड़ी नंबर जिससे 126 में भाग दिए, 224 में भाग दिए और 608 में भाग दिए, तो रिमाइंडर क्रमशः 2 मेरे मित्र 7 और 19 प्राप्त हो रहा है। जानते हो भाग देने से रिमाइंडर क्यों आता है? भाग देने से रिमाइंडर इसलिए आता है क्योंकि वो डिविजिबल होने से उतना ज्यादा रहता है। आप ही बताइए, 126 में भाग दिए 2 रिमाइंडर आया, इसका मतलब 126 जो है वो डिविजिबल होने से मेरे दोस्त 2 ज्यादा है, तो आप 2 हटा दो तो ये डिविजिबल होने वाली नंबर आ गया। यहां मेरे दोस्त 7 हटा दो तो आप देखोगे ये 217, ये भी डिविजिबल होने वाली नंबर आ गया। आप इनमें से 19 हटा दो, 18 में से 9 गया तो 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आपने ये देखा कि जो रिमाइंडर आ रहा था आपने रिमाइंडर को हटा दिया। अब रिमाइंडर को जैसे ही आपने हटाया ना,
तो ये सब वो नंबर है जो डिविजिबल होने वाली है। ठीक है भाई, अब याद रखना जिससे ये सभी डिविजिबल होंगे वो इनका एचसीएफ होगा। देखते हैं ऑप्शन में कोई है क्या। ऑप्शन में हमें 31 नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम 31 को 4 से गुणा करते हैं तो 124 आ जाता है, 31 को 7 से गुणा करते हैं तो ये 217 आ जाता है, और 31 को, ठीक है भाई, 31 को जब हम 19 से गुणा करते हैं तो ये हमारा 589 आ जाता है। यानी 31 से सभी डिविजिबल है, 31 ही एचसीएफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 31 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसको देखो दोस्त, ये हमारा क्या है। अब देखिए इसके अंदर हमें स्पष्ट एक चीज लिखा है, बर्तन ए और बी में स्प्रिट और पानी। ठीक है, स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो है वो पहला बर्तन में 4:5 है, दूसरा में 7:11 है। हमें कहा गया कि 2:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, परिणामतः घोल में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। अब बताइए, इन दोनों को 2:5 मेरे दोस्त 5 के अनुपात में मिलाया जाता है। अगर इन्हें 2:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद जो मिक्सर बनेगा उसमें स्पिरिट और पानी का रेशियो क्या होगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आपका पहला बर्तन है, ये आपका दूसरा बर्तन है। अब हम आपसे पूछते हैं 5 और 4 ये कितने, 9, 7 और 11 ये कितने मेरे दोस्त, ये 18। अब आप मुझे पहले ये बताओ, आपको बोला था कि 2:5 में मिलाइए, क्या अभी ये 2:5 है? नहीं, अभी तो मेरे दोस्त ये 1:2 है, उसको 2:5 कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए पहले इसे सेम करना होगा। ये 18 है तो इसे 18 बना दो, हो गया सेम। यानी अभी अगर रेशियो लेने जाओगे तो 1:1 नजर आएगा, लेकिन 1:1 तो नहीं करना है। हमें करना क्या है, हमें करना है मेरे दोस्त 2:5। तो जिसको 2 रखना है उसमें 2 से गुना कर दो, जिसको 5 रखना है उसमें 5 से गुना कर दो, 18 से 18 कट जाएगा, 2:5 हो जाएगा। अब आप बताओ एक्स्ट्रा गुना किससे है, 4 से। अगर एक्स्ट्रा गुना यहाँ पर 4 से है तो 4 से इधर भी करना होगा, 4 से इधर भी करना होगा। एक्स्ट्रा गुना यहाँ 5 से है तो 5 से इधर भी करना होगा और 5 से इधर भी करना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब आप आराम से स्प्रिट को पानी में ऐड कर सकते हो। देखो 16 और 21, 16 और 35 सॉरी, ये हमारा हो जाएगा 51। और यहाँ देखना ये 20 और मेरे दोस्त ये 55, ये कितने हो जाएंगे, तो 20 में 55 जोड़ेंगे ये मेरा 75 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर बहुत कुछ करोगे तो 17 तिया 51 और 25 तिया 75, यानी 17:25 इस क्वेश्चन का आंसर, 17:25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्लास की टाइमिंग क्या है चलने की, अभी तक तो 10:30 थी, कल से ये टाइमिंग 10 हो जाएगी, 10 बजे। हाँ मेरे दोस्त, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहे दो गोले के सतह का क्षेत्रफल इतना है, आयतन क्या होगा। आप क्या करना, जब भी दो गोले के सरफेस का एरिया दिया रहे ना, सरफेस एरिया का रेशियो, पहले वर्गमूल निकालना। वर्गमूल जैसे ही निकालोगे तो यहाँ से रेडियस का रेशियो आ जाएगा 7:5। अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछ देना तो बस रेडियस को ही क्यूब कर देना, ये हो जाएगा 343 और ये हो जाएगा 125। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्षेत्र, अरे 4πr², रेशियो लेंगे तो 4π से 4π कट के r² ही तो होगा। तो रेडियस का स्क्वायर ही सरफेस एरिया का रेशियो होता है। वर्गमूल निकाल लेंगे तो रेडियस का रेशियो होगा, फिर इसको क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम का रेशियो होगा। क्यों, 4/3 पायर क्यूब, 4/3 पायर क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट ही जाएगा, r³ ही तो वॉल्यूम का क्यूब होगा, वॉल्यूम का रेशियो होगा। अब आप मेरे दोस्त इस क्वेश्चन पे आओ, देखो ये क्या है। देखिए ये हमें कह रहा है कि सर एक कॉलोनी में 5 परिवार में 1 बच्चे, 7 परिवार में 2 बच्चे, 8 परिवार में 3 बच्चे, 3 परिवार में 4 बच्चे, बच्चों की संख्या का मॉड क्या होगा। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप एक काम कीजिए, चिल्ड्रेन, मेरे दोस्त आप चिल्ड्रेन का संख्या एक तरफ रखिए और नंबर ऑफ फैमिली आप
फैमिली की संख्या एक तरफ रखिए। एकदम ध्यान से चीज को समझिएगा क्या होगा। अब देखो भाई, जिस घर में एक बच्चा है ऐसा 5 घर है, 2 बच्चे वाले 7 घर हैं, 2 बच्चे वाले 7 घर हैं, और 3 बच्चे वाले 8 घर हैं, और मेरे दोस्त 4 बच्चे वाले ये 3 घर है। ठीक है, एक बार मिला लेना। एक बच्चा वाला 5 परिवार है, 2 बच्चा वाला 7 परिवार है, और 3 बच्चे वाले 8 परिवार हैं, और 4 बच्चे वाले 3 परिवार हैं। हमसे पूछा गया बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब देखो ना, आप जानते हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले चरमान को ही मेरे दोस्त मॉड कहते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रहा है, यहीं पे तो दिख रहा है। यानी मैक्सिमम 8 फैमिली हैं जहां पर 3 बच्चे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 बच्चे वाले जो परिवार हैं वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ बच्चों की अगर हम मॉड निकालेंगे तो 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अरे 8 तो फ्रीक्वेंसी है, रेपिटेशन, नंबर ऑफ रेपिटेशन है। 3 बच्चे वाले 8 फैमिली हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। मतलब क्या हो गया, 3 बच्चे वाले सबसे अधिक फैमिली है, इसलिए 3 इस क्वेश्चन का मॉड हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्त, अब इसको देखो, ये क्या है। ये हमें कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं एडजेसेंट साइड 12 सेमी और 9 सेमी है। एक एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो आप पैरेललोग्राम का एरिया बताइए। अब ये देखिए मेरे दोस्त, पैरेललोग्राम, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। आप पैरेललोग्राम में एक चीज देख रहे हो, 2 लगातार साइड आपको 12 और 9 नजर आ रहा है, और इसके बीच का एंगल आपको 30 नजर आ रहा है। ध्यान रखना, ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका हो जाएगा 12 नमे 108 और इंटू साइन 30। तो 108 और इंटू 1/2, यहाँ से एक मेरे दोस्त हो जाएंगे हमारे 54। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 54 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 54 इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त इसको देख लेते हैं, ये क्या हमारा है। कह रहे हमें दो संख्या का रेशियो 7:11 है, उनका एलसीएम 385 है। बताओ छोटी संख्या क्या हो गई। अब देखो भाई, अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि 2 संख्या का रेशियो हमारा 7:11 है। अनुपात की राशि x कह देंगे तो ये 7x हो जाएगा, ये हमारा 11x हो जाएगा। हमें एलसीएम दिया हुआ है 385। अगर एलसीएम निकालेंगे तो कैसे एलसीएम निकलेगा, जो दोनों में कॉमन है कॉमन हो जाएगा, और जो कॉमन नहीं है वो मेरे दोस्त आपस में गुना हो जाएगा। यही एलसीएम है जो दिया है 385। यहाँ से x का मान निकाल के देखो 5 हो जाएगा। अब x का मान मेरे दोस्त हमारा 5 है। क्या हमसे मांगा है, हमसे कहा छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या यही तो है, 7 गुने मेरे दोस्त 5, 35। 35 ही हमारी छोटी संख्या है, तो 35 हो गया छोटी संख्या। ठीक है, अब ज़्यादा लंबा क्लास बचा नहीं है, बहुत कम ही क्लास, 15 से 20 मिनट की क्लास बचा है, आराम से हो जाएगा। अब मेरे दोस्त इस पे मिलो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि सर बताओ इसका मान अगर 7 है तो एक्स वाई का क्या मान हो सकता है। ऑप्शन पुट कर लो। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, 12 रखते हो, 12 माइनस 1 11, और 16 प्लस 2 18, कभी भी 7 नहीं आएगा। अगर आप 8 रखते हो तो मेरे दोस्त ये 8 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 7, और ये हो जाएगा 7 प्लस, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 2 7। यानी कि ये रखने से काम चल रहा है। 8 का x के जगह 8 रखेंगे, 8 माइनस 1 7, और y के जगह 5 रखेंगे, 5 प्लस 2 7, 7 गुने 7 49, रूट 49 का मान 7। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो क्या है, 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर और धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। जानते हो दोस्त, इकाई समय में, यूनिट टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस को ही स्पीड कहते हैं। ठीक है, धारा की दिशा में यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम, धारा की दिशा में 11 किलोमीटर अगर कोई 1 घंटा में जा रहा हो, इसका मतलब है 11 किलोमीटर बराबर। धारा के विपरीत अगर 5 किलोमीटर
कोई 1 घंटा में जा रहा हो यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए नाव की स्पीड। अगर नाव की स्पीड चाहिए तो ऐड कर दो, धारा से धारा चला जाएगा। 2 बोट बराबर 11 5 16, तो बोट हमारा हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 किलोमीटर पर आवर है। 8 किलोमीटर पर आवर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई। क्या लिख रहा है भाई? अगर कॉमन पेपर का लेक्चर नहीं देखें तो मैथ से हो सकता है। मेरे दोस्त कॉमन पेपर का जो मैथ्स है वो इससे हो जाएगा, जो मैं करा रहा हूँ इससे कॉमन पेपर का भी मैथ्स हो जाएगा, इसके लिए आप टेंशन मत लो। 999 और 1299 वाला बैच सेम चल रहा है या अलग अलग, प्लीज़ बताइए। देखिए अभी दोनों बैच के अंदर सेम ही अभी चल रहा है, लेकिन आगे जाकर उस दोनों में डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि आप दोनों के थंबनेल को चेक करेंगे तो कुछ पॉइंट दोनों में है। ठीक है, आप थंबनेल देख लो मेरे दोस्त, अभी तो दोनों में सेम ही चल रहा है। ठीक है, अब प्राइस अलग अलग है तो कुछ ना कुछ उसमें होगा ही। उसमें किसी में कुछ पार्ट एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ होगा, किसी में कुछ पार्ट एक्स्ट्रा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको आइए, इसको देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, इसको समझिए। अब देखिए हमें कह रहा है कि सर बताओ जरा सा, इसको हल करने पर एक्स का मान क्या होगा। देखिए अगर हमें इसको हल करना होगा, इसे हल करना होगा, ठीक है, तो ये -2x +2 -3 बराबर -3। -2x, ये -1 उधर जाके +1 होगा जो कि -2 होगा। x का मान 1 हो जाएगा। एक बार मेरे दोस्त इस मॉड को निगेटिव में ले लेते हैं। -2x +2 -3 बराबर ये हमारा -3 है। ऐसे तो -3 की कहानी तो ऐसे ही ख़त्म है यहाँ पर। 2x -2 -3 और बराबर -3। 2x बराबर हमारा यहाँ पर मेरे दोस्त 2 हो जाएंगे, x का मान 1, फिर भी 1 ही हो रहा है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर x का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये मेरे दोस्त हमसे कह रहा है कि a और b समपूरक है। अगर a और b समपूरक है इसका मतलब दोनों मिलकर 180 डिग्री, दोनों मिलकर 180 डिग्री। अब आप यहां देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। और आप देख रहे हो मेरे दोस्त ये हमारा है 180। ये फाइनल हमारा क्या होगा? आप 180 -0 लिखो, चाहे आप 180 +0 लिखो, मेरे दोस्त होना तो ये माइनस ही कॉस 0 है, और माइनस कॉस 0 का मतलब -1। इस क्वेश्चन का आंसर आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, अब केवल 5 क्वेश्चन है, और आइए 5 क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। मेरे दोस्त हमें ये क्या कहा गया? हमें कहा गया किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो 12 शेष आता है, और 5 से भाग दिया जाए तो 2 शेष आएगा। अब देखिए ना, एक संख्या है, इसको हम 15 से भाग दे रहे हैं, तो मेरे दोस्त क्या हो रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमें 12 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 15 के किसी मल्टीपल से 12 ज़्यादा होगा, तभी तो 15 से भाग देंगे तो 12 रिमाइंडर आएगा। अब एक दूसरा संख्या है जिसमें 5 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। इसका मतलब ये दूसरी संख्या जो होगा ये मेरे दोस्त श्योर 5 के किसी मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा। अब हमें कह रहा है कि इन दोनों के योगफल, इन दोनों के योगफल को किससे भाग देना है? 5 से। बताओ जी, अब दोनों को योगफल करेंगे तो एगो 15 के और +2 है, और एक हमारा 5m +2 है। ठीक है, अब भाग देना है हमें 5 से। अब आप देखिए 5 से 5 का कोई भी मल्टीपल कट के रिमाइंडर 0,
5 से 12 में भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। 5 से 5 का कोई भी मल्टीपल कट जाएगा, रिमाइंडर 0। 5 से 2 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है तो मेरे मित्र ये ऐड हो जाएगा। फाइनल रिमाइंडर हमें 4 नजर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 107 नंबर क्वेश्चन देखो ये क्या है। एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेमी वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही हो तो कितने समय के बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए, ये अगर व्यास है मेरे दोस्त तो त्रिज्या क्या होगा, 5 मीटर। अब जिस टंकी को भरना है उस वो बेलनाकार है, त्रिज्या जानते हैं और गहराई जानते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, यानी कितना उसमें पानी आएगा, तो पाई आर स्क्वायर और एच, इतना पानी आएगा। तो इतना पानी डालना है किससे, एक पाइप से, और पाइप का व्यास है अगर 20 सेमी तो मेरे मित्र त्रिज्या हो जाएगा 10 सेमी। ठीक है, तो मेरे दोस्त जिस पाइप से डालना है वो पाइप भी बेलनाकार ही है। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, पाइप से जो पानी निकलेगा वही तो इस टंकी को भरेगा, कहोगे हाँ। तो टंकी का आयतन बराबर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे में भर जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, हमें कहा कितने समय में भर जाएगी, तो हम मान लेते हैं टी समय में भर जाएगी। यानी टी समय में उस पाइप के द्वारा जो पानी डाला जाएगा वो इस टंकी को भर देगा। यानी टी समय में जो पानी का वॉल्यूम होगा वो इस टंकी के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो पहली बात मेरे भाई, पाइप का वॉल्यूम क्या होगा, पाइप भी बेलनाकार है तो है ना, पाई आर स्क्वायर और एच। आप कहोगे यहाँ पर एच के रूप में क्या काम करेगा, तो यही स्पीड तुम्हारा एच के रूप में काम करेगा। अब आप तनिक सोचो मेरे दोस्त, ये जो हमारा 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर हम 5/18 से गुना कर दें ये हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड। यानी आप ये कह सकते हो कि 1 सेकेंड में 5/6 मीटर की दूरी तय करेगी पानी, और आप क्या कह रहे हो 30 सेकेंड में भर जाएगी। तो 30 सेकेंड में कितना मीटर दूरी तय करेगा, तो पाइप से पानी 1 सेकेंड में 5/6 मीटर, तो 30 सेकेंड में 5/6 और इंटू टी, इतना मीटर दूरी तय करेगा। और जानते हो दिए गए समय में पानी जो दूरी तय करेगा वही आपका यहाँ पर एच हो जाएगा। किस एच मतलब पाइप की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो टी समय में इसको भर देगा, यानी टी समय में कितना लंबा पाइप में पानी भरेगा वो पानी इस टंकी के पानी के बराबर होगा। ठीक है, तो पाइप के लिए ये जो समय है ना मेरे दोस्त कि टी समय में इतना दूरी पानी तय करेगी, तो पानी जो दूरी तय करेगी वही आपके बेलनाकार पाइप के लिए यहाँ पर लंबाई का काम करेगा, हाइट का काम करेगा। ठीक है, अब आइए मेरे दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं पाई से पाई तो हमारा चला गया, एक एम से हमारा एक एम भी चला गया। अब ये देखिए ये 5 मीटर जो है, ये देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूने 2, और ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर बराबर। यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 का स्क्वायर 100 और ये हमारा है सेमी स्क्वायर। ठीक है, और इनटू मेरे दोस्त ये हमारा 5t और अपॉन 6। अब हम आपसे क्या पूछते हैं उस पर ध्यान दो। अब देखो कोई कटने उठने वाला है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, एक सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। यहाँ सेमी स्क्वायर है तो एक और 100 से भाग दोगे तब ये पूरा सेमी स्क्वायर जो है वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेमी के लिए 100 से भाग, दूसरे सेमी के लिए 100 से फिर से भाग, तब जाके सेमी स्क्वायर मीटर स्क्वायर में बदलेगा और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएंगे। 100 से 100 तो यहीं पर कट नजर आ रहा है। ठीक है, और 5 से मेरे दोस्त ये हमारा 5 बार में कट जाएगा। फाइनली अगर टी का मान हम निकालने चले जाएंगे, 5 दूनी 10, यहाँ देखो 6 गुने 100 600 और 600 दहें का 6000, ये 6000 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने समय को सेकेंड में बदल लिया था। तो ये मेरे दोस्त हमारे पास 6000 सेकेंड होगा। इसको 60 से जैसे ही भाग दोगे तो अब तुम्हारा ये 100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर नहीं 100 मिनट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 100 मिनट होगा। ठीक है भाई।
चलिए 70 नंबर रिपीट करने कह रहे हैं लोग। 70 नंबर तो मैंने बनाया भी नहीं, कितना नंबर रिपीट करने कह रहे हैं? 70 नंबर। चलो आगे बढ़ो, खुद से दोबारा से देख लेना, अपने रिपीट हो जाएगा। अब देखो मेरे तो 6500 रुपये को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से विभाजित करना था, 15 व्यक्ति एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो सबको 30 रुपये कम मिलते हैं। व्यक्तियों की वास्तविक संख्या क्या होगा? एक काम करते हैं, व्यक्तियों की वास्तविक संख्या को x मान लेते हैं। बाद में पता चला कि 15 व्यक्ति एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि x + 15 हो गया। अब देखिए ना, पहले x व्यक्ति में 6500 बटे था, अब x + 15 में बट रहा है, तो कम कम तो हिस्सा होगा ही, तो कह रहे 30 कम हिस्सा हो जाएगा, है ना। 30 कम हिस्सा हो जाएगा। क्या होना चाहिए x का मान? तो मेरे दोस्त यहाँ पर अगर हम x का मान 50 पुट करते हैं, वास्तविक संख्या 50 पुट करते हैं, तो 0 से 0 गया, 5 से हो जाएगा ये हमारा 130। और यहाँ पर मेरे दोस्त अगर हम 50 पुट करेंगे तो 50 और 10 होगा 65, 65 से कटेगा हमारा 192। अब 130 में 100 घटेगा तो 30 तो आ ही जाएगा, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। यानी लोगों की वास्तविक संख्या जो है वो हमारा 50 हो गया है। ठीक है मेरे दोस्त, आओ अब चलते हैं, अंतिम अंतिम चल रहा है अब। ये देखिए, जब कभी भी मेरे दोस्त a sin स्क्वायर थीटा और प्लस b cos स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में कोई भी आपको इक्वेशन दिख जाएगा, तो याद रखना इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम मान पूछता है। तो ध्यान रहे कि a और b में जो बड़ा होगा वो मेरे दोस्त हमारा मैक्सिमम होगा, और a और b में जो छोटा होगा मेरे दोस्त वही हमारा मिनिमम होगा। ठीक है, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। हमसे पूछा है मैक्सिमम मान, तो ए और बी में देखो, ए और बी में देखो मेरे दोस्त बड़ा कौन है? बड़ा हमारा 7 है, 7 हमारा मैक्सिमम मान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर मेरे दोस्त अगर स्क्वायर नहीं होता, a sin प्लस b cos सिर्फ होता, तो वैसी स्थिति में आप अगर मैक्सिमम मान निकालोगे तो प्लस में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और अगर आप मिनिमम मान निकालोगे तो माइनस में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मैक्सिमा मिनिमा देख लिया। ठीक है, आइए मेरे दोस्त आज के सेशन का हम अंतिम सवाल लेकर चलते हैं। आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है। अब सबसे पहले आप यहां देख लीजिए कि मेरे दोस्त होना क्या है। ये 5th रूट है, यहां मेरे पास 27 है और 81 का वर्गमूल 9 है, बटे ये 125 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 है, 256 का 4th रूट जो है वो 4 हो जाएगा। अब 27 गुने 9 ये हो जाएगा मेरे दोस्त हमारा 216। 216 का जो ये 1 मिनट सॉरी, ये 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का 5th रूट निकालेंगे तो 3 ही निकलेगा, और बट्टे में मेरे दोस्त ये हमारा, ये बीच में क्या है? ये बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, ध्यान रखना, ये बीच में क्या है मेरे दोस्त? प्लस का साइन है। ठीक है, ये 3/5 और प्लस ये हमारा 7/4। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा 35, यानी मेरे दोस्त 47/20 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मेरे साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त होता है, और काफ़ी आप लोग का टाइम ले लिया। हालांकि मेरे दोस्त इस टाइम तक आपकी क्लास चलेगी नहीं, आपका क्लास 11:30 बजे तक ही अंत हो जाएगा। तो कल से हमारी मुलाकात 10 बजे होगा, तो 10 बजे से आप लोग लाइव रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अपना कीमती 10 से 15 सेकेंड निकाल कर ज़रूर ओपिनियन लिखना, कैसा लगता है आपको ये क्लास। आपका प्यार, आपका साथ हमें इस सेशन को कंटिन्यू रखने में हेल्प करेगा। और मेरे दोस्त, अगर आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हाँ, इस बंदा के द्वारा हमारा काम हो जाएगा, हालांकि हज़ारों लोगों का काम हुआ है 2.0 में, और 3.0 अभी रिजल्ट आना है, तो आप लोग प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर महाभारत बैच के अंदर, अर्जुन बैच के अंदर ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।